तो पिछली क्लास में हम लोग ने बायनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन तक कर लिए थे। उसी में अगला क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ अंडर रूट x बाई 3 प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर होल पावर 20 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैक्सिमम 3 मिनट। जो वीडियो देख रहे हैं स्टॉप द वीडियो। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x लिखा है, इसका मतलब कोएफिशिएंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो जैसे ही कोएफिशिएंट की बात आती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, TR प्लस 1 20CR अंडर रूट x बाई 3 पावर 20 माइनस R इंटू 3 अपॉन 2x स्क्वायर पावर R। अब हमें क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है फिर आगे बढ़ें। तो दिस इज 20CR x पावर 20 माइनस R बाई 2 अपॉन 3 पावर 20 माइनस R बाई 2 इंटू 3 टू पावर R 2 टू पावर R x पावर 2R। अब और सिंप्लीफाई करेंगे, 20CR और अगर हम देखें तो 1 अपॉन 2 पावर R इंटू 3 पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो 20 माइनस कितना 3R बाई 2 इंटू x पावर कितना बोलो 20 माइनस 5R बाई 2। यहां तक में अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बोलो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अब क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब x ना हो। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x होने के लिए x की पावर कितना होना चाहिए, 0। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x दैट इज पावर ऑफ x 0। तो 20 माइनस 5R बाई 2 0। तो R की वैल्यू 4। सो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज R की वैल्यू 4, 20C4 इंटू 1 अपॉन 2 टू पावर 4 इंटू 20 माइनस 12 8 बाई 2 4 दैट इज 20C4 इंटू 1 अपॉन 6 पावर 4। दिस इज आंसर। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब x की पावर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, द सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x होल पावर n इज 97। पहले 3 टर्म्स के कोएफिशिएंट का सम 97 है। देन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब इसके एक्सपेंशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालिए। तो सबसे पहले सम ऑफ कोएफिशिएंट इन फर्स्ट 3 टर्म्स। तो डायरेक्ट एक्सपेंशन भी कर सकते थे या जनरल ही टर्म लिखते हैं। तो इसका जनरल टर्म TR प्लस 1 कितना हो जाएगा, NCR x स्क्वायर पावर n माइनस R माइनस 2 बाई x पावर R। तो NCR इंटू माइनस 2 पावर R इंटू x पावर
2n माइनस 2r माइनस 3r। खैर ये किस टर्म का कोफिशिएंट है? r प्लस 1th टर्म का। तो हम लोग को क्या गिवन है? हम लोग को गिवन है कोफिशिएंट ऑफ t1 प्लस t2 प्लस t3 कितना है? तो t1 बोर्ड की तरफ अब टाइम आपका ओवर हो चुका है। t1 निकालने के लिए r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? nc 0 माइनस 2 पावर 0 1 प्लस t2 कितना हो जाएगा? t2 कोफिशिएंट के लिए r की वैल्यू कितनी? माइनस 2 nc1, r की वैल्यू 1 माइनस 2 पावर 1 माइनस 2 nc1 प्लस r की वैल्यू 2 nc2 4 nc2 97, दैट इज nc0 की वैल्यू 1 माइनस nc1 की वैल्यू n प्लस 2n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 97। नाउ प्रोसीड। जो वीडियो देख रहे हैं अगेन स्टॉप द वीडियो देन प्रोसीड आफ्टर इट। तो जिनसे आ गया है वेरी गुड। हाँ 2n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 96, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 48 और फैक्टराइज किए तो n माइनस 8 इंटू n प्लस 6, n is equal to 8, n is equal to minus 6, not acceptable because it is binomial theorem where n is positive integer। तो n की वैल्यू 8 हो गई, तो n की वैल्यू 8 आई, मतलब जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये है वो है x स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स पावर 8। खैर इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें x पावर 4 का चाहिए, तो जनरल टर्म हम लोग ले लेते हैं। हमारा जनरल टर्म हमारे क्या दिखाई देगा? जनरल टर्म हम लोग को दिखाई देगा tr प्लस 1 8cr माइनस 2 पावर r इंटू एक्स पावर 16 माइनस 3r। लेकिन अब हमको चाहिए कितना? x पावर 4, तो 4 कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 r की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? फॉर कोएफिशिएंट चलो देख लेते हैं, डायरेक्ट भी ओवरली कर सकते थे लेकिन चलो कोई बात नहीं। 16 माइनस 3r इक्वल टू 4, तो r इक्वल टू, सो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 विल बी 8c4 इंटू माइनस 2 टू पावर 4 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आज कितना आएगा? 1120। तो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, रेडिकल साइन से फ्री होंगे इन द एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में, किसके? ब्रैकेट y टू पावर 1/5 प्लस x पावर 1/10 होल पावर 55। 55 को जो एक्सपेंड करोगे इस बाइनोमियली, उसमें कितने टर्म होंगे जो रेडिकल फ्री होंगे, रेडिकल साइन से फ्री होंगे? रेडिकल साइन से फ्री होने का मतलब x और y की पावर इंटीजर होना चाहिए। तो नोट करिए और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। टेक मैक्सिमम 3 मिनट। जो वीडियो देख रहे हैं स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। तो हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, मतलब x और y की पावर जिसमें इंटीजर होंगी वो फ्री कहलाएंगे। तो आइए देखते हैं। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। तो जनरल टर्म हमारा होगा tr प्लस 1 55cr y टू पावर 1/5
इंटू 55 माइनस आर इंटू एक्स पावर 1/10 पावर आर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 55 सी आर 55 माइनस आर बाई 5 इंटू एक्स पावर आर बाई 10, ये हमारा आ गया। अब हम लोग को चाहिए क्या? अब हम लोग को चाहिए फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। फ्री बोर्ड की तरफ, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन का मतलब जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि 55 माइनस आर बाई 5 क्या होना चाहिए? इंटीजर। क्या होना चाहिए? एंड आर बाई 10 भी कितना होना चाहिए? इंटीजर। बोर्ड की तरफ फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, ये भी इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए। अब आर की वैल्यू जा कहां से कहां सकती है? आर की वैल्यू 0 से 55 तक जा सकती है। आर 0 से लेकर के कहां तक जाता है? n तक। n की वैल्यू कितनी है? 55। तो आर की वैल्यू 0 से 55 तक। तो अब यहाँ में आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर केस में आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? आर की वैल्यू 0 लेंगे तो 55 माइनस 0 55 बाई 5, इसका मतलब 0 एक्सेप्टेबल। फिर 1 2 3 4 एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आर की वैल्यू 5 एक्सेप्टेबल। 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, आर की इतनी वैल्यू एक्सेप्टेबल होंगी। यहाँ पर एंड से कनेक्ट है। यहाँ पर आर की वैल्यू कौन कौन सी? आर बाई 10 इंटीजर होना चाहिए। तो आर की वैल्यू 0 रखने पर 0 बाई 10 0 इंटीजर। आर की वैल्यू 10 20 30 40 50, तो एंड से कनेक्ट है तो हमें कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होंगी? जो कॉमन होंगी। तो कॉमन, इसकी सारी वैल्यू कॉमन है। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 टर्म होंगे जो रेडिकल फ्री होंगे, मतलब जो रैशनल होंगे। और इसी तरीके से ये पूछ भी सकता था कितने इरैशनल, तो टोटल टर्म होंगे 56, तो बाकी बचे 50 टर्म्स होंगे जिनमें रेडिकल साइन प्रेजेंट रहेगा, या दूसरे शब्दों में इरैशनल रहेंगे। नोट करिए। तो एक जनरल सा क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड पे बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर? दोनों में से ये वाला पार्ट दैट इज 99 पावर 50 प्लस 100 पावर 50 और 101 पावर 50, दोनों में बड़ा कौन होगा ये आपको बताना है। जो वीडियो देख रहे हैं स्टॉप द वीडियो एंड टेक मैक्सिमम 3 मिनट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम माइंड से तो कर सकते हैं पूरा बाइनोमियली। अगर देखें तो 99 दिख रहा है और 100 दिख रहा है और 101 दिख रहा है। 99 100 से एक कम है और 101 100 से एक ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, 100 प्लस 1 पावर 50 को एक्सपेंड कर दिया। तो बोलो कितना हो जाएगा? 100C0 100 पावर 50 प्लस 100C1, ओ सॉरी, हाँ सॉरी, 50C0 100 पावर 50 प्लस 50C1 100 पावर 49 प्लस 50C2 100 पावर 48 प्लस डॉट 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 50C50। और इस 99 को हमने लिखा 100 माइनस 1 पावर 50। ये था 100 1 पावर 50, ये था 99 पावर 50। ये आपका हो गया 50C0 100 पावर 50 माइनस 50
50c1 100 power 49 plus 50c2 100 power 42 minus dot 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 plus 50c50. अब 101 पावर 50 और ये 91 पावर 50 है, क्या किया जाए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 101 पावर 50 माइनस 99 पावर 50। ये वाला नहीं लिखा, ये लिखिए। अब ध्यान दीजिए, ये आपका माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा, तो ये भाई साहब निपट जाएंगे। 50c1 कितना होता है? 50, तो ये 2 टाइम्स 50 इंटू 100 पावर 49 है ना, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे क्या बचेगा? 50c3 100 पावर कितना बचेगा? 47, और प्लस जो भी बचता जाएगा सब प्लस में बचेगा। 101 पावर 50 माइनस 99 पावर 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 100 पावर 50 प्लस 2 टाइम्स 50c3 100 पावर 47 प्लस डॉट 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 डॉट, तो 101 पावर 50 इज इक्वल टू 100 पावर 50 प्लस 99 पावर 50 प्लस 2 टाइम्स, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस 101 पावर 50 इज ग्रेटर देन 100 पावर 50 प्लस 99। तो कोएफिशिएंट से रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट हेडिंग क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब x पावर 0 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x प्लस 2x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 अपॉन 3x पावर 9। स्टॉप द वीडियो एंड टेक मैक्सिमम 3 to 4 मिनट। तो हम लोग को टर्म इंडिपेंडेंट चाहिए, मतलब x पावर 0 चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए, किसके एक्सपेंशन में? 1 प्लस x प्लस 2x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 अपॉन 3x। क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0। एक मिनट ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, अगर इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 3x पावर 9। क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0। पहली बार लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा लंबा लिख रहे हैं, बाद में हम ये लाइन जंप करेंगे और इस टाइप क्वेश्चन मिलने के चांसेस जे में एडवांस दोनों जगह बरकरार रहेगा। प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 इन x इंटू 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 3x पावर 9 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 इन 2x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 3x पावर 9। यहीं पे रुकना है बोर्ड की तरफ। ये लाइन अब इसके बाद पहली बार है, समझ रहे हैं तो लिख रहे हैं, वरना ये लाइन हम जंप करेंगे। यहीं से हमको दिखना चाहिए ये चीज, लेकिन पहली बार है। अब देखिए, हमको कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 चाहिए, वेरी गुड, और अलग से कुछ नहीं है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 इन 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 3x पावर 9 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x पावर, बोर्ड की तरफ, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 चाहिए। कितना चाहिए?
और बाहर ही x पावर 1 मिल गया, तो अंदर से x पावर कितना मिलना चाहिए? -1 मिलना चाहिए। अंदर से जब x पावर -1 मिलेगा तब इसका x पावर -1 और इसका x पावर 1 मिलकर के कितना होगा? तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x पावर -1 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x² - 1/3x पावर 9। और इस बस यही एक लाइन है। आगे कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 3 यहाँ मिल गया, वो भी कितना कोएफिशिएंट मिल गया है? तो +2 इंटू बाहर ही x पावर 3 मिल गया है, हमको रिजल्टेंट x पावर 0 चाहिए, तो एक्सपेंशन से कितनी लानी पड़ेगी? x पावर -3, तो इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x पावर -3 इन 3x² - 1/3x। अब आपका ये एक का जनरल टर्म लिख लीजिए, इसमें r पावर r की वैल्यू और जो भी है अपना वो देखते हैं। फटाफट देखिए आंसर क्या आ रहा है, जिनका आगे है बताइए तो जरा। तो यहाँ के लिए हमें जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, तो जनरल टर्म हम लोग चालाकी कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं TR+1 9CR 3x² पावर 9 - r -1/3x पावर r, तो -1 पावर r 9CR 3 की पावर 9 - r और 3 की पावर -r, तो 3 की पावर कितना बचा? 9 - 2r और 2 टू पावर 9 - r इंटू x पावर 18 -2r -r -3r। ये सिंप्लीफाइड हुआ जनरल। तो पहले में आपको x पावर 0 चाहिए, तो 18 - 3r कितना करोगे? 0। दूसरे में आपको -1 चाहिए, तो 18 - 3r -1 करोगे। तीसरे में आपको -3 चाहिए, 18 - 3r -3 करोगे, और फिर वहां से r की वैल्यू निकलेगी। देखिए क्या क्या आ रही है, फटाफट देखिए फटाफट। तो इस पर्टिकुलर के लिए आपको 18 - 3r0, r की वैल्यू 6, इसमें 18 - 3r -1 नो वैल्यू ऑफ r, नो वैल्यू ऑफ r। क्यों? r की वैल्यू जो भी आएगी वो इंटीजर नहीं होगी। और 18 - 3r -3r = 7। तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0, तो r की वैल्यू 6 -1 पावर 6 प्लस 9c6 3 टू पावर कितना? 9 - 12, तो 1/3 क्यूब दैट इज 27 इंटू 9 - 6 2 टू पावर 1/8 प्लस 0। जब नो वैल्यू ऑफ r का मतलब x पावर -1 का टर्म एक्सपेंशन में नहीं होगा, एक्सपेंशन में नहीं होगा मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। r की वैल्यू 7, तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि r की वैल्यू -1 पावर 7 माइनस, तो -9c7 3 टू पावर 1/9 - 14, तो 3 टू पावर 5, 3 टू पावर 5 कितना? 243 इंटू 9 - 7 2 1/4। इसको सिंप्लीफाई करिए, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन।
अगर आपको ये एक्सपेंशन दिया जाए a प्लस एक्स पावर n, जरा ध्यान जान करके हमने x प्लस ए लिखाया था, लेकिन ज़्यादातर की बुक में a प्लस एक्स दिया है तो हम भी a प्लस एक्स ही ले रहे हैं। सो दैट तो a प्लस एक्स पावर n के एक्सपेंशन में एक बात अगर ध्यान दीजिए तो हम लोग ने एक बात की थी क्या, न्यूमेरिकली या ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब होता था, मिडिल टर्म का। तो ध्यान दीजिएगा अगर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछेगा तो मिडिल टर्म बता देंगे, लेकिन यहां पर कह रहा है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब, पहले अगर हम इसको एक्सपेंशन आपको दिखाएं तो nc0 a टू पावर n प्लस nc1 a टू पावर n माइनस 1x प्लस डॉट 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 ncr a टू पावर n माइनस r प्लस डॉट 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 ncn x पावर n। अच्छा, न्यूमेरिकली कहने का मतलब, न्यूमेरिकली कहने का मतलब माइनस साइन हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ a माइनस एक्स होगा तो भी हम a प्लस एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, और a प्लस एक्स होगा तो a प्लस एक्स की तरह। अब न्यूमेरिकली का तो ये मतलब होगा ग्रेटेस्ट टर्म। अब जरा ध्यान से देखिए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो जो मिडिल का होगा वो सबसे बड़ा होगा। अगर केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात करें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर x भी है a भी है, तो x की वैल्यू और a की वैल्यू भी पार्टिसिपेट करेगी। तो जब इन तीनों वैल्यू पार्टिसिपेट करेगी तो भाई कोई भी टर्म ग्रेटेस्ट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं मिडिल टर्म ग्रेटेस्ट हो। तो अगर ग्रेटेस्ट होगा तो जनरली एक टर्म होगा या मैक्सिमम दो टर्म। तो ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई हो सकता है वैल्यू बढ़ती बढ़ती जाए, दूसरे टर्म पे मैक्सिमम हो जाए फिर घटने लगे, हो सकता है घटते घटते जाए तीसरा और चौथा टर्म मैक्सिमम हो फिर घटने लगे। क्यों? क्योंकि x और a दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं वैल्यू देने में, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट में केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट x और a से हमें लेना देना नहीं होता था। इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि लेट tr+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली का मतलब माइनस होगा तो भी हम प्लस एज्यूम करेंगे, और ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू। तो अब बाइनोमियल के एक्सपेंशन को देखा गया तो एक बहुत फिक्स पैटर्न फॉलो करता है, बढ़ता बढ़ता बढ़ेगा फिर घटेगा, मतलब ऐसा नहीं कि कांस्टेंट रहेगा। तो बीच में एक या दो ही टर्म मैक्सिमम हो सकते हैं। तो अगर हमने tr+1 को मैक्सिमम माना तो इसे दो शर्त फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या? एक तो tr+1 अपने पहले वाले टर्म से बड़ा हो या बराबर हो, एंड tr+1 अपने आगे वाले से भी बड़ा या बराबर। इन जनरल हमेशा बड़ा ही होगा, स्पेशल केस में बराबर हो सकता है, तो जब एक भी केस हो सकता है तो हम उसे ही लेके चलेंगे। तो अगर tr+1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो tr+1 tr से भी बड़ा होना चाहिए, और tr+1 tr+, हम अगर ये कह रहे हैं कि भाई ये स्टूडेंट क्लास में सबसे लंबा है तो हर स्टूडेंट से उसकी हाइट बड़ी होनी चाहिए, या मैक्सिमम एक कंडीशन की दो लोग की हाइट बराबर हो सकती है, तो वो दोनों फिर मैक्सिमम लेंथ के कहलाएंगे। तो उसी तरीके से अगर हमने tr+1 को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कहा है तो वो सबसे बड़ा होगा, और वो सबसे बड़ा होगा तो जो सबसे पास में है उसी से केवल कंपेयर करेंगे। अगर उससे बड़ा हो गया तो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों किससे कनेक्ट हैं? एंड से कनेक्ट हैं। यहाँ से हम कंडीशन निकालेंगे। तो tr+1 किसके बराबर होगा बोलो तो? ncr a टू पावर n माइनस r x पावर ग्रेटर देन इक्वल टू r माइनस 1 a टू पावर n माइनस r प्लस 1 x पावर r। चूंकि a और x दोनों को हमने पॉजिटिव लिया है, अगर सर पॉजिटिव नहीं होता तो हम a पर क्या कर देते मॉड, और x पर क्या कर देते मॉड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर a और x नेगेटिव हैं तो a और x पर हम मॉड ले लेंगे, क्योंकि पहले ही हम लोग ने न्यूमेरिकली कहा है, न्यूमेरिकली का मतलब नेगेटिव हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम a और x को
पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो a टू पावर n माइनस आर पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पावर कैंसिल हुई, x पावर r माइनस 1 पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ x पावर यहाँ केवल पावर कैंसिल हुई। NCR अपॉन NCR माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू E अपॉन x। अभी तुमसे कहा था NCR अपॉन NCR माइनस 1 याद रखियो, क्या याद रखे थे? N प्लस 1 माइनस R अपॉन R ग्रेटर देन इक्वल टू A बाई x, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं N प्लस 1 n plus 1 by r minus 1 greater than a by x, n plus 1 by r greater than equal to 1 plus a by x, या r उधर गया तो r less than equal to n plus 1 upon 1 plus a by x, ये यहाँ से आया। अब हम लोग एंड पे आते हैं। पी आर प्लस 1 अगेन क्या होगा? NCR बोलो, a टू पावर n माइनस r x पावर ग्रेटर देन NCR प्लस 1 a टू पावर n माइनस r माइनस 1 x पावर r प्लस 1। तो ये पूरा कैंसल, ये पावर कैंसल, ये पूरा कैंसल, ये पावर कैंसिल। क्योंकि यहाँ पर a बाई एक्स निकाले थे तो यहाँ पर भी a बाई एक्स निकालेंगे, तो यहाँ a बाई एक्स इधर ले आए ग्रेटर देन इक्वल टू NCR प्लस 1 अपॉन NCR। आप लोगों को बता पाएगा डायरेक्ट इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके बिना कैलकुलेट करके NCR प्लस 1 अपॉन NCR कितना होगा? n माइनस r बाई r प्लस 1 n माइनस r बाई r प्लस 1 n माइनस r अपॉन r प्लस 1, एकदम सही जवाब। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग क्या किए, चालाकी प्लस 1 और माइनस 1 कर दिए, तो a अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1, या हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 माइनस 1, n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इधर लिख रहे हैं, तो इधर लिख रहे हैं तो इसकी तरफ ये 1 प्लस a बाई एक्स, तो r प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a बाई एक्स। पहले इतना नोट करो फटाफट जल्दी से, फिर कुछ बातें करते हैं। तो देखिए, अगर आप हम लोग ध्यान से देखें, r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a बाई एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a बाई एक्स है। एक मिनट, अब जरा बोर्ड की तरफ वापस आ जाइए। अगर r इस रिलेशन को फॉलो करता है, अगर r इस रिलेशन को फॉलो करता है, तो अपना tr प्लस 1 भाई साहब क्या होंगे? NGT होंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था एडवांस में, तो इतना हमें करना पड़ता था, एक दो बार क्वेश्चन इस तरह से आया भी है, इतना करना भी पड़ा है। चलिए, अब जेईई मेन या एडवांस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, तो हम इतना करेंगे नहीं,
तो सर इतना करके, तो ये था अपने नॉलेज के लिए या क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर दिया जाए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा फ्रेम भी किया जा सकता है कि अभी हम इसका जो फार्मूला निकालेंगे वो इस्तेमाल ही न कर पाए। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो वो अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा होगा या किसी एक के साथ इक्वलिटी शेयर कर सकता है, लेफ्ट या राइट, एक ही के साथ, इसलिए इक्वलिटी लगा दी। इक्वलिटी ये नहीं कि सब बराबर होंगे, स्पेशल केस के लिए। पहली बात ये तरीका है, लेकिन इस तरीकों को लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आउटपुट आया इस आउटपुट का इस्तेमाल करते हुए इतना बिना सॉल्व किए हुए डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। तो जरा इतना नोट करो, फिर वो लिख लिया जाए, पहले वही लिख लिया जाए। पहले लिखो तो जरा, बाद में ये लिखते रहिएगा। तो पहले क्या लिखना है कि अगर हमें ये गिवन है, क्या गिवन है, इतना लिखने के बाद डायरेक्ट मेथड टू फाइंड एनजीटी, इतना छोड़ने के बाद जरा लिखिए डायरेक्ट मेथड टू फाइंड एनजीटी। अब हमारे पास a प्लस एक्स पावर n गिवन है, तो सबसे पहला स्टेप, पॉइंट नंबर 1, फाइंड n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाई एक्स। ले, यह मॉड लगा दिए डायरेक्ट मेथड में, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में रहे ना रहे कम से कम टेंशन फ्री, क्योंकि हम लोग ने यहाँ a और x को क्या मान लिया था, पॉजिटिव। अब वो हटा देते हैं, मॉड ही लगा देते हैं। तो जब याद ही रखना, तो क्यों, क्योंकि n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a बाई एक्स यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, और यही देगा r की वैल्यू। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a बाई एक्स। यहाँ दो केस हो सकते हैं, इसकी जो भी वैल्यू आई, पॉइंट नंबर 2, इफ n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a बाई एक्स मॉड एक्स, अगर ये इंटीजर नहीं है, क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, देन r इक्वल टू होगा बिग ब्रैकेट 1 अपॉन मॉड a बाई एक्स। बिग ब्रैकेट किसे कहते हैं, एक दो बार बता चुके, फिर बता रहे हैं, और ये हमें पढ़ना भी है फंक्शन में। बिग ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब उस नंबर तक जो सबसे बड़ा इंटीजर था वो वैल्यू सिलेक्ट होती है। तो इसका बिग ब्रैकेट का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वेयर बिग ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, देन r इक्वल टू सो ओनली tr प्लस 1 will be NGT। सेकेंड केस, अगर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाई एक्स अगर इंटीजर है, अगर इंटीजर है तो इसी वैल्यू को हम लोग r कहने लगेंगे, क्योंकि r को इंटीजर ही होना है, इसी वैल्यू को r कहने लगेंगे। लेकिन तब हमें दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, 2 NGT, एक TR एंड TR प्लस 1। अगर r की वैल्यू दैट इज n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाई एक्स की वैल्यू इंटीजर आई, तो ये वैल्यू खुद r कहलाएगी, और तब कितने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, दो। कौन कौन से, TR एंड TR प्लस 1। तो ये डायरेक्ट मेथड होगा, आया इसी कॉन्सेप्ट से है। तो ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस पे, ये डायरेक्ट मेथड पे ही, यूज डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास यहीं तक।